नमस्ते दोस्तों, मैं निरंजन कुमार, गवर्नमेंट टीचर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत। मेरे रियल जीके ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड्स से रिलेटेड पहले पेपर की संपूर्ण तैयारी करवाऊं। और यहाँ जो आपको वीडियो मिलने वाले हैं ये सभी ऑथेंटिक बुक्स से ही तैयार किए हुए हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर बने रहते हैं तो आप सभी को धन्यवाद। और यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट्स भी मुझे भेज सकते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं गुप्त काल से रिलेटेड यह दूसरा पार्ट, दूसरा भाग। इससे पहले मैंने गुप्त काल पर एक वीडियो और बनाया है, तो आप उसको भी जरूर देखें। यहां गुप्त काल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया है। इसमें गुप्त काल से रिलेटेड वास्तुकला, मूर्तिकला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक जीवन से रिलेटेड और अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें और अपनी कमेंट्स जरूर करें। तो आइए आज शुरू करते हैं गुप्त काल से रिलेटेड ये दूसरा पार्ट। गुप्त काल में कला, साहित्य एवं विज्ञान का विकास। यहां जब गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ तो इसके अंतर्गत वास्तुकला, मूर्तिकला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और आर्थिक जीवन से संबंधित मुख्य तथ्य इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो वास्तुकला के बारे में आपको बताऊं तो वास्तुकला के अंतर्गत जो निर्माण किए गए वो शास्त्रीय नियमों के आधार पर किए गए। दूसरी बात, जो गुप्त काल है, इस काल में कला में भारतीकरण, सौंदर्य अभिव्यक्ति, भाव चित्रण एवं आध्यात्मिकता का अंकन उल्लेखनीय है। यानी गुप्त काल में जो वास्तुकला का निर्माण किया गया उसमें भारतीकरण, सौंदर्य अभिव्यक्ति, भाव चित्रण एवं आध्यात्मिकता का अंकन उल्लेखनीय है। और इस काल में जो मंदिर बनाए गए हैं गुप्त काल के में जो वास्तुकला है उसके मंदिरों को उदाहरण मैंने नीचे लिखे हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो यह जो मंदिर मैंने नीचे लिखे उदाहरण दिए हैं ये वास्तुकला के उदाहरण है, गुप्त काल में ही बने हुए हैं। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार, तो आपको याद रखना है कि इन मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ। उसमें है तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यहां मैं बता दूं आपको कि जो गुप्त काल के मंदिर बने हैं ये लगभग नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यानी इन मंदिरों का निर्माण नागर शैली में किया गया है। और इनमें जो मंदिरों में है आधार पीठिका, गर्भगृह, सभा मंडप, शिखर, अंतराल, प्रदक्षिणा पथ तथा जो द्वार है उस पर गंगा यमुना की मूर्तियां आदि मिलती है। दूसरी बात, मंदिर की जो योजना है और आकृति है इसमें सतत विकास दृष्टिगोचर होता है। यानी कि जो मंदिर बनाए गए हैं और जो इसकी आकृति है मंदिर को देखकर लगता है कि वास्तव में इसमें सतत विकास हुआ है। विहार, स्तूप, गुहा, चैत्य आदि ये भी गुप्त काल में काफी निर्मित हुए हैं, जिनमें प्रमुख अजंता है, बाग, एलोरा, उदयगिरी, यहाँ के गुहा मंदिर है, धमेक का स्तूप है और महाबोधि विहार ये बोध गया में है। तो ये सब गुप्त काल के बने हुए हैं। दूसरी बात करते हैं मूर्तिकला की। तो मूर्तिकला में सुल्तानगंज की बुद्ध की प्रतिमा, मथुरा से महावीर की मूर्ति, देवगढ़ में मथुरा की विष्णु की मूर्ति, एरन व उदयगिरी की वराह मूर्ति, ये मूर्तिकला के जो उदाहरण है गुप्त काल के हैं। गुप्त काल में है इन मूर्तियों का निर्माण किया गया। अब जो मूर्तियां जो बनाई गई गुप्त काल में 3 प्रमुख केंद्र थे, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र ये मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। और यहां मैं आपको बता दूं मूर्तियां धातु, पत्थर और मिट्टी की बनाई जाती थी। दूसरी बात क्या है, मूर्तिकला की क्या विशेषता है, यानी मूर्ति जो बनाई जाती थी मूर्तिकला की क्या विशेषता है। इसमें परिधानों की महत्ता है, अलंकृत प्रभा मंडल है और विशेष केश सज्जा की गई है, मुद्रासन है, आध्यात्मिकता झलकती है, सरलता और भारतीकरण भी झलकता है। तो ये मूर्तिकला की विशेषताएं हैं।
तो यहां वास्तुकला, मूर्तिकला और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं आर्थिक जीवन। गुप्त काल में जो आर्थिक जीवन है, इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं शिल्प, श्रेणी संगठन, व्यापार एवं उद्योग और राजस्व स्रोत, इनके बारे में अध्ययन करेंगे आगे। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो गुप्त काल में गणित, ज्योतिष, खगोल, रसायन, भौतिकी, आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा आदि क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा विकास हुआ। यहां मैं आपको बता दूं, यहां प्रमुख आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वाघभट्ट, कणाद और नागार्जुन, ये सभी गुप्त काल में हुए। इनके द्वारा रचित रचनाएं यहां मैंने नीचे लिख दी है। आर्यभट्ट ने 10 गतिक सूत्र और आर्याष्टक शतक, ये 2 किताबें या 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और वृहत जातक ग्रंथों की रचना की। भास्कर ने भाष्य नामक ग्रंथ लिखा। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मफुट सिद्धांत और खंड खादक 2 किताबों की रचना की। वाघभट्ट ने अष्टांग हृदय, ये आयुर्वेद ग्रंथ है, इसकी रचना की। कणाद ने वैशेषिक दर्शन एवं अनुसिद्धांत का प्रतिपादन किया। कणाद ने वैशेषिक दर्शन एवं अनुसिद्धांत का प्रतिपादन किया। और नागार्जुन ये रसायन और धातु विज्ञान के विद्वान थे। तो ये मैंने आपको लिखा है यहां पलकापु, इन्होंने हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा था। इसमें हाथियों की चिकित्सा के बारे में उल्लेख किया गया है। तो प्रमुख विद्वान हैं जो गुप्त काल में हुए, उनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं मैंने यहां लिखी हैं। आर्यभट्ट ने 10 गतिक सूत्र और आर्याष्टक शतक आदि रचनाएं की। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, वृहत जातक आदि ग्रंथ लिखे। भास्कर ने भाष्य नामक ग्रंथ लिखा। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मफुट सिद्धांत और खंड खादक आदि ग्रंथों की रचना की। वाघभट्ट ने अष्टांग हृदय, यह आयुर्वेद ग्रंथ है, इसकी रचना की। और कणाद ने वैशेषिक दर्शन एवं अनुसिद्धांत का प्रतिपादन किया। और नागार्जुन ने रसायन और धातु विज्ञान में काफी कार्य किए। तो ये रसायन धातु विज्ञान के विद्वान थे। तो नागार्जुन जो है रसायन एवं धातु विज्ञान के विद्वान थे। तो ये सभी गुप्त काल से रिलेटेड है, गुप्त काल से संबंधित है। और पलकापु, इन्होंने हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा और इसमें हाथियों की चिकित्सा के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अभी मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। किस अभिलेख में कुमार गुप्त को महाराज कहा गया है? मान कुंवर अभिलेख में कुमार गुप्त को महाराज कहा गया है। बुद्धिमुत्र नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा स्थापित इलाहाबाद में है। मान कुंवर अभिलेख जो है ये बुद्धिमित्र नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा स्थापित किया गया था, इलाहाबाद में है मान कुंवर अभिलेख। और मान कुंवर अभिलेख में ही कुमार गुप्त को महाराज कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गुप्त काल में सेना का कार्यालय बलाधिकरण कहलाता था। गुप्त काल में जो सेना का कार्यालय उसको बलाधिकरण नाम दिया गया था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपासिक कहलाता था। दंडपासिक कौन होता था? पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपासिक होता था। वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। अजंता में गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मरणासन्न राजकुमारी का चित्र कहां पर है? अजंता में है, गुफा संख्या 16 में है। जूनागढ़ अभिलेख यह स्कंदगुप्त का महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसमें हूणों के आक्रमण की सूचना मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का महत्वपूर्ण अभिलेख क्यों है? क्योंकि इसमें हूणों के आक्रमण की सूचना मिलती है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। ओशनम स्मृति में सर्वप्रथम जाति के रूप में कायस्थों का वर्णन मिलता है। ग्राम समूह की इस छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास था।
इसने अभिज्ञान, शाकुंतलम आदि नाटकों की रचना की। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, का संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। गुप्त काल में ही पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक एक ग्रंथ लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा था। यह संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ भी लिखे थे। गुप्त काल की राजकीय भाषा प्राकृत थी। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। गुफा संख्या 17, गुफा 16 एवं गुफा 17 गुप्तकालीन है, अजंता में है। तो गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र है। बहुत ही मोस्ट है, याद रखना है। बुद्ध के जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित जो चित्र हैं वे गुफा संख्या 17 में है। गुफा संख्या 17 अजंता में है और इसको चित्रशाला भी कहा जाता है। भूमरा का मंदिर, भूमरा का मंदिर गुप्त युगीन मंदिरों में यह मंदिर सबसे प्राचीन है। भूमरा मध्य प्रदेश में प्राचीन नागौद राज्य में स्थित था। इसका पता सन 1920 से 1927 में राखाल दास बनर्जी ने लगाया था। भूमरा का मंदिर का पता राखाल दास बनर्जी ने लगाया था और यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी प्राचीन नागौद राज्य में स्थित था। ये गुप्तकालीन मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर है भूमरा का मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, मैंने आपको पीछे बताया था, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में, झांसी जिले में है। यह गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। उत्तरी भारत के मंदिरों में शिखर निर्माण का पहला प्रमाण इसी मंदिर में मिलता है। मोस्ट है, ध्यान रखना है। उत्तरी भारत के मंदिरों में शिखर निर्माण का पहला प्रमाण किस मंदिर में मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर में मिलता है। और ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। और उत्तरी भारत के मंदिरों में शिखर निर्माण का पहला प्रमाण इसी मंदिर में मिलता है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसी में उत्तरी भारत के मंदिरों में शिखर निर्माण का पहला प्रमाण मिलता है और यह पंचायतन शैली में बना हुआ है, गुप्तकालीन है। गुप्त काल का मेहरौली का लोह स्तंभ उसी समय की धातु कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। गुप्त कलाकारों ने शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना की थी। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना भी गुप्त कलाकारों ने की थी। घोड़े के उपचार के लिए सालिहोत्र ऋषि ने अश्वशास्त्र ग्रंथ लिखा था। धन्वंतरि ने निघंटू नामक ग्रंथ की रचना की। उदयगिरी का गुहा मंदिर ये सबसे प्राचीन वास्तुगत रचना की दृष्टि से सबसे प्राचीन मंदिर है, उदयगिरी का गुहा मंदिर। तो यह सभी इंपोर्टेंट बिंदु हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्थिक जीवन गुप्तकाल के बारे में। गुप्तकाल में आर्थिक जीवन कैसा था उसके बारे में आगे अध्ययन करने वाले हैं। गुप्त काल में आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन को कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं शिल्प, श्रेणी संगठन, व्यापार एवं उद्योग और राजस्व स्रोत में बांटकर अध्ययन करते हैं। कृषि, कृषि के अंतर्गत पढ़ेंगे अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है। अमरकोश एक ग्रंथ है जिसमें 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। कृषि के अंतर्गत ही स्मृतियां, बृहद संहिता, अमरकोश से कृषि की जानकारी प्राप्त होती है। कृषि की जानकारी हमें मिलती है स्मृतियों से, बृहद संहिता से और अमरकोश से। और गुप्त काल में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। बृहद संहिता में बीजों की गुणवत्ता और उर्वरा शक्ति का उल्लेख मिलता है। बीजों की गुणवत्ता और उनकी उर्वरा शक्ति का उल्लेख भी हमें गुप्त काल में मिलता है। पशुपालन, पशुपालन के अंतर्गत गोपालन वैश्य का पेशा था, अर्थात गाय का पालन। अमरकोश में पालतू पशुओं का उल्लेख किया गया है। उन पालतू पशुओं में है गाय, घोड़े, भैंस, ऊंट, बकरी,
भेड़, गधा, कुत्ता और बिल्ली आदि। इनका उल्लेख हमें मिलता है गुप्त काल में, और अमरकोश नामक ग्रंथ में इन पशुओं का उल्लेख प्राप्त होता है। उद्योग और शिल्प, शिल्प के अंतर्गत धातु शिल्प के क्षेत्र में गुप्त काल में काफी उन्नति हुई। इसमें महत्वपूर्ण उदाहरण है मेहरौली का लोह स्तंभ, जो आज तक जिसमें जंग नहीं लगा है, ये गुप्त काल का ही बना हुआ है। और उस गुप्त काल में जो मोहरें प्राप्त हुई है, ताम्र पत्रों पर जो लगी हुई मोहरें हैं, वे भी हमें गुप्त काल के बारे में बताती हैं। बात करते हैं श्रेणी और संगठन की। श्रेणी और संगठन के अंतर्गत शिल्पी, उद्यमी तथा व्यापार का एक संगठन होता था, जो श्रेणी संगठन के नाम से जाना जाता था। और जो श्रेणी का निर्माण होता था, श्रेणी का जो प्रधान होता था वो ज्येष्ठक कहलाता था। ज्येष्ठक जो होता था वो श्रेणी का प्रधान होता था, मुखिया होता था। और श्रेणी से उच्च संस्था होती थी निगम, और निगम के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। निगम ये व्यापारिक समितियां होती थी, इनके अंतर्गत ही श्रेणी आती थी। तो निगम का जो प्रधान है वो श्रेष्ठी कहलाता था, और श्रेणी का प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था। व्यापार एवं उद्योग, व्यापार उद्योग के अंतर्गत जो व्यापारी भ्रमणशील थे, जो घूमते रहते थे, उनको गुप्त काल में सार्थ कहा जाता था। ऐसे व्यापारी जो भ्रमणशील थे उन्हें सार्थ कहा जाता था। और उस समय गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। याद रखना है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो स्थल था उस समय, व्यापारिक स्थल था, वह उज्जैन था। ताम्रलिप्ति, ये पूर्वी तट पर बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति ये प्रसिद्ध बंदरगाह था, पूर्वी तट पर स्थित था। यह आपको याद रखना है। राजस्व स्रोत, राजस्व स्रोत को 3 भागों में बांटा गया। भाग, भोग, ऊपरी कर एवं उद्रंग। तो ऊपरी कर एवं उद्रंग ये भूमि से संबंधित थे, भूमि कर थे। भाग, भाग जो था भूमि का 1/6 भाग वसूल किया जाता था। और भोग, हर दिन फल फूल सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर भोग कहलाता था। हर दिन राजा को फल फूल सब्जियों के रूप में जो कर दिया जाता था वह भोग कहलाता था। तथा भाग क्या होता था? भाग यह भूमि का 1/6 हिस्सा होता था, 1/6 भाग होता था। और ऊपरी कर, उद्रंग ये भी भूमि कर थे। तो इस तरह जो आर्थिक जीवन है गुप्त काल का, इस तरह से आर्थिक जीवन ये संचालित था। तो पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।